Hello, dear students. Welcome to the Quantum Guru. Pathfinder current electricity. Check your understanding. Question number 18 is in front of your screen. So the question states plates of a parallel plate capacitor having area A and distance between them is 2D. Dielectric slab of area A and thickness D made of a weak conducting material of resistivity rho and relative permittivity epsilon r is inserted in the capacitor. The plates are connected across an ideal battery of electromotive force V through a switch. So find the following quantities: maximum current within the dielectric, initial and final charges on the capacitor plates and on the faces of the dielectric, and time constant of charge building process of the on the faces of the dielectric. So this is a very good question on the leaky dielectric constant, leaky dielectric concept. So let's go ahead and try to solve this very beautiful question. The next page. तो इस स्विच को t बराबर 0 पर हमने क्लोज किया, तो t बराबर 0 पर क्या क्या चीजें हो रही हैं देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि t बराबर 0 पर इस स्लैब पे जो चार्ज होता है उस चार्ज को मैंने बोल दिया ऊपर, स्लैब नहीं सॉरी, कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज को बोल देते हैं क्यू नॉट ऊपर वाले पे, और नीचे वाले पे माइनस क्यू नॉट ऑब्वियसली। और इसमें कुछ बाउंड चार्जेस आ जाएंगे स्लैब में। टी बराबर 0 पर ऊपर वाले के बाउंड चार्ज को बोल दिया मैंने माइनस क्यू नॉट, और नीचे वाले के बाउंड चार्ज को बोल दिया प्लस क्यू नॉट। और इन चार्जेस कारण इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में जहाँ पर एयर है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी उसमें इन क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ये स्मॉल क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी कितनी, E इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली यही होगी, E इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। और अब स्लैब के बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो स्लैब के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इन पेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यही क्यू नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल क्यू नॉट बाई स्मॉल क्यू नॉट और माइनस स्मॉल क्यू नॉट कारण ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी स्मॉल क्यू नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट। और उनका अगर मैं रिजल्टेंट लिख दूं तो वो रिजल्टेंट यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E इज इक्वल टू कैपिटल क्यू नॉट माइनस स्मॉल क्यू नॉट डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब हमको एक बात समझ लेना चाहिए कि इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एक लीकी डाइलेक्ट्रिक है, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे ये जो चार्जेस अभी हमें यहाँ दिख रहे हैं ये बदल जाएंगे, क्योंकि चार्जेस में से लीक होने लगेगा। इनफैक्ट ये क्यू नॉट बढ़ेगा, और अभी हम देखेंगे ये बढ़ते बढ़ते कब तक बढ़ेगा, जब तक ये पूरा चार्ज इसके चार्ज के बराबर ना हो जाए। अभी लॉजिकली समझेंगे इस बात को। और जब ऐसा हो जाएगा तो इसके अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब कि ये कंडक्टर हो गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है वो इनिशियल मोमेंट की है, क्योंकि उस समय चार्ज का फ्लो नहीं हुआ है। तो हमने लिख दिया, हम लिख देते हैं इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन आर है। उसके लिए बजाय मैं एक सिंबल यहाँ पर के रख देता हूँ जो कि नॉर्मली लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन के हिसाब से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर यहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही क्यू नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होती। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होने के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो क्यू नॉट अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्यू नॉट डिवाइड बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मैं इस स्मॉल क्यू नॉट को सॉल्व कर लूंगा, और सॉल्व करने के बाद ये स्मॉल क्यू नॉट को लिखा जा सकता है कैपिटल क्यू इंटू वन माइनस वन बाई के। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकता था। तो इसको अगर और बढ़िया से सिंप्लीफाई कर दें तो हो जाएगा कैपिटल के माइनस वन अपॉन के
इनटू क्यू नॉट। अब एक चीज और देखा जाए, अब इसका मैं सी इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूँ, इस सिस्टम का, इस कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट एंड स्लैब का सी इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूँ। इसके बीच में एक स्लैब रख दिया, तो इसका जो एरिया ए मान लेते हैं, तो इसका ए इनफैक्ट दिया है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई वो लेंथ जिस लेंथ में एयर है वो लेंथ है डी, और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1, प्लस वो लेंथ जिस लेंथ में स्लैब है उसकी लेंथ है डी, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो इसको अगर सिंपल कर दिया जाए तो हमको मिल जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई के प्लस 1 इंटू टी। तो अब इस बैटरी से पूछा जाए तो बैटरी बोलेगी कि अरे मुझे तो यही कैपेसिटेंस दिख रहा है सी इक्विवेलेंट, तो इस सी इक्विवेलेंट के हिसाब से चार्ज भेजेगी, और जो चार्ज जा करके आउटर प्लेट में एक्युमुलेट हो जाएगा। तो आउटर प्लेट पे टी बराबर 0 पर जो एक्युमुलेटेड चार्ज है उसकी वैल्यू हो गई सी इक्विवेलेंट इन टू वी, और सी इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो हमारा हो गया के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई के प्लस 1 डी इन टू वी। तो एक ऑप्शन तो यही पूछा गया था कि टी बराबर 0 पर इसकी प्लेट पे कितने चार्ज एक्युमुलेट होंगे, तो ये तो एक आंसर हमको मिल गया। और ये भी पूछा गया था कि टी बराबर 0 पर स्लैब पे क्या चार्जेस होंगे, तो हमने लिखा हुआ है। अब इस क्यू नॉट को यहाँ से उठा के रख दिया जाए तो इस स्मॉल क्यू नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हो जाएगी k-1 डिवाइड बाई k+1 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए वी बाई डी। तो ये आ गया चार्ज स्लैब पर, कब, टी बराबर 0 पर। अब जरा स्लैब के अंदर करंट के बारे में भी सोचते हैं। तो चूंकि ये लीकी डाइलेक्ट्रिक है, या मैं बोल सकता हूँ कि ये वीकली कंडक्टिंग है, का मतलब कि जो चार्ज क्यू नॉट है वो इस कंडक्टिंग मीडियम में चल करके यहाँ आगे बढ़ेगा, तो ये जो चार्जेस हैं ये चेंज होंगे, यानी कि इसमें करंट फ्लो होगी, और हम इसका कुछ रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। तो इसका जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को आर बोल दिया जाए, और इस आर को लिखा जा सकता है, इसके रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं रो इंटू डी डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर जो करंट जाएगी इस टाइम पर आई डी, दिस आई डी वुड बी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी डिवाइडेड बाई आर। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर है, यानी कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है या अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस ई की वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं उसको रख देते हैं। ई की वैल्यू हमने निकाला है क्यू नॉट डिवाइडेड बाई के ए एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर डी से मल्टीप्लाई करना है और नीचे आर से डिवाइड करना है। आर की वैल्यू है रो डी डिवाइडेड बाई ए। तो डी ए सॉरी दिस इज नॉट, ये नहीं कट होगा, डी कट हो जाएगा डी से, और ए कट हो जाएगा ए से, कुछ ऐसे। अब क्यू नॉट की भी वैल्यू यहां से उठा के रखना ऊपर जो हमने निकाला है, तो आई डी की वैल्यू हमको मिल जाएगी एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट भी कट जाएगा, इनफैक्ट आई डी की वैल्यू मिलेगी ए वी डिवाइडेड बाई रो k+1, k+1 रो। ये करंट मिल गई। अच्छा एक बात आप समझ लो कि जब भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग या करंट के फ्लो की बात हो, जिसमें करंट बदल रही हो, चार्ज बदल रहा हो, तो सबसे ज़्यादा करंट इनिशियल मोमेंट पर ही होती है, क्योंकि स्टेडी स्टेट आएगा तो स्टेडी स्टेट का मतलब ही होता है कि करंट का फ्लो बंद हो जाना, तो और वो हमेशा इनफाइनाइट टाइम के बाद आएगा। तो इस समय की जो करंट है, यही करंट, ये मैक्सिमम करंट है, जो कि ऑप्शन 1 हमको निकालना था। तो हमारे पास एक मैक्सिमम करंट के बारे में ही पता चल गया कि मैक्सिमम करंट जो हो जाएगी वो आई ओ की वैल्यू हो जाएगी इनिशियल मोमेंट पे ए वी अपॉन k+1 रो। अब फाइनल मोमेंट पे पहुंचते हैं टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर मान लेते हैं कि चलो इस प्लेट पे जो चार्ज है आ गया, उसको बोल देते हैं क्यू स्टेडी स्टेट।
तो नीचे वाले पे चार्ज ऑब्वियसली माइनस क्यू स्टेडी स्टेट हो जाएगा। स्लैब पे जो चार्जेस आ गए, ऊपर वाले पे स्लैब पे चार्ज, इसको मैंने लिखा माइनस स्मॉल क्यू स्टेडी स्टेट का चार्ज, और इसको क्यू स्टेडी स्टेट का चार्ज। तो जैसे पहले लिखा था वैसे ही फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देते हैं। तो यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज obviously now q steady state divided by a epsilon naught। इसी तरह से इस रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लिख देंगे E इज इक्वल टू q स्टेडी स्टेट डिवाइडेड बाय a epsilon naught। पहले की तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी स्लैब के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लिख देंगे हम E इज इक्वल टू कैपिटल Q स्टेडी स्टेट माइनस स्मॉल q स्टेडी स्टेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट a। अब ये स्टेडी स्टेट है, तो रेजिस्टेंस फिर से दिखा दो भाई। ये रेजिस्टेंस स्टेडी स्टेट का मतलब ही यही है कि अब करंट का फ्लो बंद हो गया। इनफैक्ट करंट का फ्लो होगा कब तक? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तक करंट का फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, करंट का फ्लो खत्म, और इवेंचुअली स्टेडी स्टेट पे तो ऐसा होना ही है। तो आई स्टेडी स्टेट हैज टू बी जीरो, और आई स्टेडी स्टेट का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई आर, और पोटेंशियल डिफरेंस इस समय का ई इंटू डी डिवाइड बाई आर। और अगर ये जीरो है इसका मतलब ये हुआ, इफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, इफ दिस करंट इज जीरो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का तो पहला मतलब ये हुआ, इसका जीरो मतलब हुआ कि क्यू स्टेडी स्टेट बराबर स्मॉल क्यू स्टेडी स्टेट, मतलब कि जितना चार्ज प्लेट पर होगा उतना स्लैब पर आ जाएगा। तो एक तो बढ़िया चीज आपको यहाँ से ये दिख जाना चाहिए कि कैपिटल क्यू स्टेडी स्टेट के बराबर स्मॉल क्यू स्टेडी स्टेट आ जाएगा। और दूसरा मतलब जो ई बराबर जीरो का, उसका मतलब ये हुआ ई बराबर जीरो कहाँ पर होता है? परफेक्ट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। और कंडक्टर का के कितना होता है? कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। तो इस स्टेट पर, स्टेडी स्टेट जो कि इनफाइनाइट टाइम पर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर इसका सी इक्विवेलेंट लिख दूं, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। डी वो लेंथ है जिसमें एयर है और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1, प्लस डी वो लेंथ है जिसमें स्लैब है और स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब हो गया इनफाइनाइट, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये आ गया हमारे पास सी इक्विवेलेंट। और अब इस सी इक्विवेलेंट के हिसाब से बैटरी चार्ज भेजेगा, और जो चार्ज भेजेगा वो आउटर प्लेट पे आएगा। तो आउटर प्लेट पे चार्ज आया हमारे पास कितना? इस चार्ज को लिख दिया मैंने, Q स्टेडी स्टेट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी। और हम बोल चुके हैं कि जितना Q स्टेडी स्टेट का मतलब कैपिटल Q स्टेडी स्टेट है उतना ही स्लैब का चार्ज है, यानी कि स्लैब पर जो चार्ज आया उसका भी वैल्यू वही आई। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 था जो कि पूछा गया था, यानी कि हम बोल सकते हैं कि फाइनली प्लेट पर और डाइलेक्ट्रिक के फेसेस पर जो चार्ज आएंगे वो उनके मैग्नीट्यूड जाएंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये तो दो पार्ट हो गए हमारे। अब इसके बाद बोला गया था कि चार्ज बिल्डअप का टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए मुझे एक जनरल टाइम पर बाउंड चार्जेस का एक एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। वो एक्सप्रेशन कुछ हमारा चूंकि फाइनल बाउंड चार्ज बढ़ ही रहा है तो कुछ समथिंग इनटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ आएगा। तो वहां से जो टाउ आएगा वही हमारा टाइम कांस्टेंट होने वाला है। तो इसके लिए हमें केवीएल लगाना पड़ेगा, और एक जनरल टाइम पे केवीएल लिखेंगे, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसको एक अगले पेज पे देखते हैं। तो जैसे पहले किया था वैसे ही काम करते हैं। टी बराबर 0 पर यहाँ पर क्लोज किया, और अब मैं एक जनरल मोमेंट ऑफ टाइम टी बराबर टी पर आ गए। टी बराबर टी पर हम कुछ चार्जेस को लिख देते हैं। तो इनके जो चार्जेस हैं, पहले चार्जेस लिख देता हूँ। मान लो कि यहाँ का जो चार्ज है उसको कैपिटल क्यू बोल दिया जाए, इसके चार्ज को माइनस क्यू बोल देते हैं।
स्लैब के चार्ज को माइनस स्मॉल क्यू और इधर प्लस स्मॉल क्यू, इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ जाएंगे जैसे पहले निकाले थे। तो इन दोनों रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार फिर से E इज इक्वल टू लिख देंगे Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ की भी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। स्लैब के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में नहीं लिखूंगा कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो दिया था वो इनिशियल मोमेंट का, अभी मैं बता चुका हूँ कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो रहा है। और एक रेजिस्टेंस तो है ही है इसके पास, और ये रेजिस्टेंस आर है, और इसके अंदर एक करंट लीक हो रही है जो, अब चूंकि ये एक लीकी डाइलेक्ट्रिक है तो इसमें करंट जारी है। टी टाइम पे जो करंट है ये करंट को लिखा आई, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये चार्ज इधर से इधर चल रहा है, यानी कि ये माइनस क्यू और कम हो रहा होगा, ये बढ़ रहा होगा, तो यानी कि आई को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस क्यू। तो आई को लिख दिया जाएगा आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और इस डी क्यू बाई डी टी या आई को एक दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस डिस्टेंस और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इस करंट को हम ई डी, ई पोटेंशियल डिफरेंस कौन, ये वाली पोटेंशियल डिफरेंस है जो स्लैब में, डिवाइडेड बाई आर। तो ई की वैल्यू रख देंगे, ई की वैल्यू आ गया कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर डी है, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हो गया रो डी बाई ए। तो ए ऊपर चला गया तो ए से कट गया और डी से कट गया, यानी कि हमारे पास जो करंट है उस करंट को हम ये भी लिख सकते हैं, जो दिख ही रहा है तो इसको ऐसा लिख देता हूँ, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आई एप्सिलॉन नॉट रो। ये मेरा एक इक्वेशन आ गया। आई को आगे यूज करेंगे, अभी ऐसे रखते हैं, सिंपल काम करते हैं। अब मैं इस पूरे सर्किट में टी टाइम पे केवीएल लगाऊंगा। केवीएल का मतलब सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो, तो यहाँ से यहाँ तक का एक पीडी आया माइनस वी, पहला वाला साइन ले रहा हूँ, माइनस वी। फिर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अंदर है एयर के कारण, एयर वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली है, और एयर का टोटल जो लेंथ है, थिकनेस जिस पार्ट में एयर है वो डी। तो एयर वाले पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो एयर वाले रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, इंटू स्लैब के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर स्लैब के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू इसकी लेंथ डी। इसको जीरो किया तो इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर दे तो हमको मिल जाएगा कैप टू क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इज इक्वल टू वी, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट वी बाई डी, इसको बोल देते हैं इक्वेशन टू। अब मुझे कुछ स्मॉल क्यू के बारे में बात करना है कि टी टाइम पे कितना स्मॉल क्यू है, उसी से हमें चार्ज बिल्डअप का टाइम कांस्टेंट पता चलेगा। तो मैं इसको इस एक्सप्रेशन में वन और टू से मैं स्मॉल क्यू को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो एक काम ये कर सकते हैं कि इसको टू से डिवाइड कर देते हैं। इसको अगर टू से डिवाइड कर दें इक्वेशन टू को पहले तो यही कर लेते हैं, इसको टू से डिवाइड करेंगे तो इधर इतना हो गया, और ये डिवाइड बाई टू आ गया, और ये डिवाइड बाई टू यहाँ पर आ गया। इक्वेशन वन से इक्वेशन टू को घटा दिया जाए, तो इक्वेशन वन से इक्वेशन टू को अगर माइनस कर देते हैं तो कैपिटल क्यू कट जाएगा, तो हम क्या करने वाले, वन में से टू को घटाने वाले। तो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाई टू, ये आ जाएगा, और इधर से आ जाएगा आई एप्सिलॉन नॉट रो माइनस ए एप्सिलॉन नॉट वी बाई टू डी, और यहाँ से घट करके क्या बच गया, यहाँ से घट करके आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस क्यू बाई टू बचा, और ये आ गया आई एप्सिलॉन नॉट
आई एप्सिलॉन नॉट रो माइनस ए एप्सिलॉन नॉट वी बाई 2d। तो मैं लिख सकता हूं आई एप्सिलॉन नॉट रो इज इक्वल टू, बाकी को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट वी बाई 2d प्लस क्यू बाई 2। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा और बढ़िया से लिख दिया जाए, तो मैं इस आई को लिख सकता हूँ, आई को लिख दूंगा ए एप्सिलॉन नॉट वी डिवाइडेड बाई 2d और प्लस क्यू डी बाई 2, और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट रो भी आ जाएगा। इस आई को अब वापस मैं लिखूंगा डी क्यू बाई डी टी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है कि ये माइनस था, तो इधर ये जो टर्म है दिस इज एक्चुअली माइनस, ये माइनस, ये माइनस है, तो ये भी माइनस है। अब इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए विद सुटेबल लिमिट, यानी कि डी क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट वी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई 2d एप्सिलॉन नॉट रो। इसको इंटीग्रेट कर दो, जीरो पे जो चार्ज था हमने निकाला था वो था क्यू नॉट निकाला था, और टी टाइम का चार्ज को क्यू बोल दिया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमको क्यू इज इक्वल टू समथिंग इंटू प्लस समथिंग इंटू ई पावर माइनस टी बाई 2 रो एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। पूरा जरूरत नहीं है, वहीं से देख रहे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन में आएगा, और एक 1/d आएगा, इधर का डी से कैंसिल आ जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा कुछ इस तरह से होगा। तो इसका जो टाइम कांस्टेंट आया वो अगर इसको कंपेयर करते हैं तो टी बाई टाउ होता है, तो इसका टाउ अगर हम देखें तो हमको टाउ मिल जाएगा 2 रो एप्सिलॉन नॉट, जो कि इसके चार्ज बिल्डअप का टाइम कांस्टेंट होगा। थैंक यू।